फ्रॉम होम काफी बढ़ गया। एज़ोन आपने ऐसी कोई संस्था को ज्वाइन किया या कैसे आपने? मुझे लगा उस समय कि प्रशासनिक सेवाओं में। नमस्कार, एसडी के विशेष कार्यक्रम किरदार में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने राजसमंद जैसे एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे राजस्थान में अपनी काबिलियत का डंका बजाया है। जी हां, आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री पद्मेश तैलंग से। सर, स्वागत है आपका एसडी के इस विशेष कार्यक्रम किरदार में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शहर की उन शख्सियतों के बारे में आमजन को रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की है। आप हमारे क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राजसमंद के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे राजस्थान में राजसमंद का नाम रोशन किया है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। राजसमंद ये शायद 1980 या 90 के दशक की 80 के दशक की बात है जब आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कार्य में आए थे, और उस वक्त राजसमंद का जो माहौल था, शिक्षा का जो स्तर था या सुविधाओं की जो बात थी वो शायद ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचना और उसमें भी अलग अलग पायदान पर अलग अलग चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए यहां तक आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में बताएं। विनीत जी नमस्कार, और एसडी को बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछ रहे हैं। बड़ा भारी होता है अपने बारे में ही कुछ कहना, लेकिन जीवन यात्रा की अगर आप बात करें, कैरियर की जीवन यात्रा की, तो 79 में मैं एमएससी फिजिक्स करके कॉलेज से निकला था। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था फिजिक्स में, और मन में ख्वाब था कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। तो 79 में जो आरएस की वैकेंसी निकली तो पहले अटेम्प्ट में मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया था, और सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है 1.5-2 साल लगता है। मैंने 9 फरवरी 1981 को, चूंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरी उस समय उम्र मात्र 24 साल थी, मैंने तब इस सर्विस को ज्वाइन किया था। सर्विस की शुरुआत हमारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS जिसको कहते हैं, जयपुर से हुई थी। उसके पश्चात विभिन्न पोस्टों पर रहा, और संक्षेप में मैं आपको ये बताऊं कि जब कैरियर शुरू होता है किसी भी सेवा का, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट से शुरू होता है, तो आपका जो पदनाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, उसमें पीछे ऑफिसर शब्द आता है। तो उस समय बड़ा एक मन में ख्वाब था कि नाम के पीछे ओ लग रहा है, ऑफिसर का ओ, लेकिन ओ से जो यात्रा शुरू हुई वो फिर कमिश्नर की पोस्ट, कमिश्नर शब्द पर समाप्त हुई। मैं 2016 में जब रिटायर्ड हुआ, मैं उस समय कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर था। अपीलेट अथॉरिटी था मैं। व्यवसायियों और राज्य सरकार के राजस्व के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उसकी मैं अपील सुनता था। और उसके साथ ही OTS में कैंपस में ही एक एकेडमी है हमारे डिपार्टमेंट की, स्टेट टैक्स एकेडमी ऑफ राजस्थान, स्टार जिसको कहते हैं, मैं उसमें डायरेक्टर भी था। तो हम लोगों का ये भी काम था कि जो प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी आते हैं, वो भले IAS के आते हों, चाहे RS के आते हों, चाहे डिपार्टमेंट के आते हैं, उनका जो टैक्सेशन का जो पोर्शन है, उस पोर्शन की को हमारी एकेडमी की जो फैकल्टी थी वो ट्रेनिंग देती थी। सिंपोजियम, सेमिनार्स, वर्कशॉप वगैरह हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते थे। तो मेरा करियर इस तरह से 24 साल से शुरू हुआ। 36 साल की नौकरी की, ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत होते रहे, पूरे राजस्थान में घूम लिए। 24 पोस्टिंग हुई 36 साल में, और इतने समय में 24 पोस्टिंग 36 में, इसका मतलब 1-1.5 साल का एवरेज रहा। कारण बहुत से होते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बहुत सारी सोशोलॉजी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है और पॉलिटिक्स भी होती है। स्वाभाविक ट्रांसफर होने थे, लेकिन सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि पूरा एक्सपोजर पूरे राजस्थान में इतना मिला, इतने व्यापारी, इतने ट्रेड एसोसिएशन, इतने ग्रुप्स कहना चाहिए, कॉमर्शियल ग्रुप, उनके साथ मैंने जॉब किया। उसके बाद भी 2017 में जब GST आया तो रिटायरमेंट के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड की 4 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो फाइनेंशियल एडवाइजरी करती हैं। एक का नाम है EY,
एक का नाम है डेलॉइट, एक का नाम है केपीएमजी और एक का है पीडब्ल्यूसी। तो जब 2017 में जीएसटी देश में आया तो इन चारों कंपनियों ने इंडियन गवर्नमेंट की जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी उनको जीएसटी की एडवाइजरी के लिए एक्सपर्ट लोगों को हायर किया। मुझे रिटायरमेंट के बाद भी उस लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी E&Y अर्नेस्ट एंड यंग ने कॉल किया। मेरा हैदराबाद पोस्टिंग था और वहां मैंने तेलंगाना स्टेट और आंध्र स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी की एडवाइजरी, जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन करने का एडवाइस किया। उसके पश्चात कोविड पीरियड आया, थोड़ा ब्रेक हुआ, वर्क फ्रॉम होम काफ़ी बढ़ गया। एज ऑन टुडे में द्वारकाधीश मंदिर है कांकरोली, उसका जो तृतीय पीठ प्रन्यास है, ट्रस्ट है, उसमें मैं सलाहकार हूँ वित्त एवं प्रबंधन में। ये मेरा करियर कुल मिला के। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपकी शुरुआत, जैसा कि आपने बताया कि आपने काकोली से ही किया सब कुछ, उस वक्त यहाँ का जो शिक्षा का स्तर था या उस वक्त का जो काकोली नगर था, एक छोटा सा कस्बा, या आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसा, क्या आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इस पद पर जाना है या इस तरह के कंपटीशन एग्जाम देने हैं? क्योंकि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड हमने देखा है उसमें अधिकांश, या यूं कहूं कि सभी टीचर लाइन में है, तो आपने टीचिंग लाइन को छोड़कर इस और कैसे अपना ध्यान बढ़ाया, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए विनीत जी, जिस समय मैं फिजिक्स में एमएससी करके निकला और उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में भी किया था, एकेडमिक माहौल था काकोली राजसमंद में तब भी और आज भी शैक्षणिक ही माहौल है। यहाँ तब भी और आज भी बच्चे अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड मिल जाएगी, फर्स्ट ग्रेड मिल जाएगी, लेक्चरर बन जाऊंगा, अलग वो बहुत शानदार कैरियर है, इतना ही सोच हुआ करता था। अब रही बात ये कि मेरे मन में प्रशासनिक सेवा की बात क्यों आई, तो एक शब्द होता है ड्रीम। ड्रीम में आदमी, और आज भी मैं कहता हूं बच्चों को, 3 चीज पे अपना कैरियर को फोकस कीजिए। व्यक्ति 3 चीजों पे, 3 फॉर्मूले पे अपना ये तय करता है कि मुझे क्या कैरियर बनाना है। वो 3 फैक्टर हैं, पैसा, पावर एंड स्टेटस। आपको अच्छी तनख्वाह हो, अच्छा वेतनमान हो, पैसा भी मिलना चाहिए, पावर भी होना चाहिए और स्टेटस भी होना चाहिए। अन्यथा कमाने वाला तो ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पान वाला भी कमाता है। पावर के नाम पे ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर को भी पावर है, लेकिन स्टेटस भी चाहिए होता है। तो मुझे लगा उस समय कि प्रशासनिक सेवाओं में ये तीनों ही एक जो फुलफिलमेंट है, और एक मध्यम वर्गीय का बच्चा जो बहुत सारी अभावों से गुजरा हुआ होता है, उसके लिए तो ये ड्रीम है। तो तब भी मैं मानता था, आज भी मानता हूं कि ये ड्रीम, अगर ये आग अगर आपके दिल में है तो फिर आप कुछ चैलेंजिंग काम स्वीकार करेंगे। और वीर जी, जैसा आपने कहा, मेरे परिवार के बैकग्राउंड में सारे ही लोग एकेडमिक लाइन में है। मेरे अलावा मेरे सारे भाई बहन लिटरेचर में पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं ही बंदा ऐसा निकला जिसने फिजिक्स में एमएससी किया, इंग्लिश में एमए किया, और उसके बाद एकेडमिक लाइन में, शैक्षणिक लाइन में जाके, क्योंकि लहरों से विपरीत तैरने का शुरू से ही शौक था। आपने जब आपके घर वालों को बताया कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूं, या मैं आपकी जो पारिवारिक जो वो चल रही है परंपरा, उसको तोड़ते हुए अब एक अलग लाइन में चुनने वाला हूं, तो क्या इसको स्वीकार किया गया या इसका विरोध किया गया? वो क्या माहौल था उस वक्त घर में? देखिए विनीत जी, चूंकि पूरे शहर का माहौल, पूरे गांव का, कांकोली का माहौल ऐसा था कि बहुत पारंपरिक ढंग से सोच हुआ करता था बच्चों का कैरियर को लेकर। मेरे परिवार की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ना मेरे माता पिता ने, ना मेरे भाई बहनों ने, किसी ने कभी इस चीज का विरोध किया या कोई इस चीज की गरिमा में महिमा मंडन किया कि नहीं, हमारे परिवार का कैरियर इसी लाइन में होना चाहिए, तो तू भी इसमें करे। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे मेरे घर से मैं जो करना चाहता था उसके लिए लिबर्टी मिली जी। अन्यथा आप सोच सकते हैं कि 21-22 साल के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद दे। उसकी जिंदगी के डिसीजन लेने के लिए जब तक आपके परिवार का सपोर्ट नहीं होता है, तब तक वो डिसीजन ले नहीं सकता है। मुझे मेरे परिवार ने कभी मेरी किसी भी इच्छा पे या प्रयासों पर बाधा नहीं लगाई। आज की जो युग चल रहा है और आज जिस तरह की फैसिलिटीज आप कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलती है, बच्चों को तैयारी करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारियां करवाते हैं। कोटा एक पूरा हब है जहां पर लोग जाके पढ़ाई करते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। उस वक्त
आपके लिए ऐसी कौन सी सुविधा उपलब्ध थी, या आपने ऐसी कोई संस्था को ज्वाइन किया, या कैसे आपने इस प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए तैयारी कहां से की? देखिए, वेरी फ्रेंकली मैं बताऊं, उस समय ना तो ये कल्चर थी कि कोचिंग कॉलेज में जाके बच्चे पढ़ें या करें। मैक्सिमम लोग घर पे बैठकर ही तैयारी करते थे। मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। मैं अपनी स्टडी खुद करता था, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था। आज तो हालत ये है कि इंटरनेट है, गूगल है, बहुत सारी चीजों का आपका पास इनपुट है। और विनीत जी, आपको मैं बताऊं कि जिस समय हमने एग्जाम दिया उस समय आरएस का जो पैटर्न था, कितना टीडियस, कितना टफ पैटर्न था। 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे, आप हिंदी, इंग्लिश और जीके, यानी आपने लैंग्वेज भी मास्टरी होनी चाहिए और जीके भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो आज तक नहीं हुई है, आपको 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, 5। अब आप सोचिए, किसी भी फैकल्टी का बच्चा होगा, साइंस का होगा तो 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसने, आर्ट्स का होगा 3 होगा, कॉमर्स का होगा। आरएस के पैटर्न में उस समय 5 ऑप्शनल लेने पड़ते थे। मैंने फिजिक्स लिया था, अप्लाइड मैथ्स लिया था, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी। अब आप सोचिए, उस समय के बैच के लोग कितने मल्टी डायमेंशनल हमको पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो 5 ऑप्शनल और 3 कंपलसरी 8 सब्जेक्ट की मेरिट बनती है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो परिस्थितियां ये थी कि मटेरियल नहीं था, स्टडी मटेरियल भी बाजार में इतने नहीं थे, इतनी बुक्स नहीं थी, इतना नेट नहीं था, इतने यूट्यूब के ऑडियो वीडियोस नहीं थे। हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। तो मैं समझता हूँ परिस्थितियों में बहुत फर्क हुआ है पिछले 36-40 सालों में। वो स्ट्रगल का पीरियड था। आपकी ये बात सुनकर, और शायद हमारा जो कार्यक्रम, जितने भी नए बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशनल जरूर मिलेगा कि आप बिना किसी इन सुविधाओं के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो इसमें आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका जज्बा निश्चित तौर पर दिख रहा है। एक बात और कि भारतीय, माफ कीजिएगा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जिस डिपार्टमेंट में आप थे, कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, वो चैलेंजिंग डिपार्टमेंट रहा है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा उम्मीद उस डिपार्टमेंट से है, और या यूं कहें कि गवर्नमेंट का कमाऊ पूत डिपार्टमेंट है। तो जितना ज्यादा उम्मीद होती है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उस डिपार्टमेंट में होती हैं। आपके इस कैरियर में आपको सबसे बड़ी चुनौती कहां और किस रूप में, किस पद पर मिली, और कौन से जगह पर आप पोस्टेड थे जहां मिली? देखिए, चुनौतियां, जब तक आप खाली ऑफिसर होते हैं तब तक चुनौतियों को झेलने वाला आपका इमीडिएट बॉस, जो कमिश्नर लेवल का या डिप्टी कमिश्नर लेवल का होता है, उसका हेडेक होता है। लेकिन जब आप स्वयं डिप्टी कमिश्नर हो जाते हैं, एडिशनल कमिश्नर हो जाते हैं, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। मैं समझता हूं, मैं जब डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं बीकानेर डिवीजन भी नहीं रहा, जिसमें चूरू जिला था, झुंझुनू जिला था, बीकानेर जिला था, बहुत सारे सर्किल, बहुत सारे वार्ड, बहुत सारे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन वगैरह। इसी से भीलवाड़ा डिवीजन में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आपका राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ऐसे 4-5 जिले हमारे पूरे। तो डिप्टी कमिश्नर के ऊपर ये प्रेशर होता है कि आपको इतने सारे लोगों के संग मिलकर आपको रेवेन्यू टारगेट देना है। और कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, जो शुरू में जिसका वेल नोन नाम था सेल टैक्स, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, आज उसको जीएसटी कहते हैं, सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। करीबन 78 से 80% का रेवेन्यू जो आता है वो इससे आता है। स्वाभाविक है, जब हम डिप्टी कमिश्नर थे, पूरे राजस्थान में 9 या 10 डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, डिवीजन हुआ करते थे। तो हर डिवीजन को बड़ा प्रेशर था कि इतना टारगेट आपको करना है, मंतव करना है। ये प्रेशर आप फिजिकल से ज्यादा मेंटल झेलते हैं जी, क्योंकि टीम से आपको काम लेना है। मैं अगर बीकानेर हेड ऑफिस में बैठा हूं और चूरू जिले वाला ऑफिसर मेरा काम नहीं कर रहा है या मेरे एक्सपेक्टेशन करता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं या तो उसको मोटिवेट करूंगा, या उसको टाइट करूंगा, या प्लान कुछ ऐसा करूंगा। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप रेवेन्यू सोर्स बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करते हैं जी। तो 2 बात होती है, या तो बचत कीजिए, बचत ही अपना रेवेन्यू होता है, या नए सोर्सेज ढूंढिए। तो हर डीसी के दिमाग में ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है कि मेरे डिवीजन में क्या परिस्थितियां हैं। जैसे भीलवाड़ा डिवीजन में डिप्टी कमिश्नर था, वहां टेक्सटाइल का मेन बिजनेस था। राजसमंद जब मैं अपने ऑफिस में आता था तो मुझे यह मार्बल का और उसका चैलेंज लगता था, तंबाकू प्रोडक्ट्स वगैरह का लगता था। हर जगह का ट्रेड, हर जगह की प्रॉब्लम, और हर जगह में उसकी फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। चोरियां कहाँ होती हैं, टैक्स इवेजन कहाँ होता है।
तो मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग अगर मेरा जॉब रहा है तो जब मैं डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन रहा तब रहा है। और फिर उसके बाद जब मैं एडिशनल कमिश्नर बना और जब मैं अपीलेट ऑथोरिटी बना, उस समय आप देखिए करोड़ों की रेवेन्यू के डिस्प्यूट के जो केस आते थे बड़े इंडस्ट्रीज के और सरकार के बीच के, वहां आप पे डबल प्रेशर होता है। आप भले कोई क्वासी जुडिशियल पोस्ट पे होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी आपने जजमेंट खूब देते हैं, लगी हुई डिमांडों को भी हमने खूब उड़ाया है, जहां गलत है। लेकिन उस समय एक बड़ा प्रेशर होता है कि सरकार का रेवेन्यू को भी आपको सोचना है। तो हर पोस्टिंग पे चैलेंजेस ज्यादा होते जाते हैं। एक बहुत रोचक बात आपने कही, या राजसमंद से जुड़ी हुई बात कही कि मैं जब राजसमंद था तो मार्बल से जुड़े टैक्सेस। अब एक राजसमंद के व्यापारियों के हित की बात है, क्योंकि अब आप जॉब में नहीं है तो खुल के आप राजसमंद के व्यापारियों का पक्ष ले सकते हैं। आज राजसमंद का जो मार्बल उद्योग है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, गर्त में जाता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है मार्बल पर रखने वाली 18% जीएसटी, जो एक बहुत बड़ा बोझ सा यहाँ के व्यापारियों पर लग रहा है, और दूसरे टैक्सेस भी हैं। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला या क्या ऐसा कोई राहत सरकार दे सकती है जिससे मार्बल उद्योग की जो ये दशा है उसमें कुछ सुधार हो सके? क्योंकि हमारा एसडीटीवी का जो स्लोगन है, समस्या नहीं समाधान, कि हम समस्या के साथ समाधान की भी खोज करते हैं। तो क्या कोई ऐसा समाधान आपके आज के इस पॉडकास्ट से राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों को मिले जिससे उनकी एक बहुत बड़ी जो टैक्स की समस्या है उसमें कुछ राहत मिल सके? देखिए विनीत जी, दो बात है। मैं जब डीसी था और जब उसके बाद मैं हेड ऑफिस में पोस्टेड रहा, हेड ऑफिस में टैक्स सेक्शन में भी मैं था। टैक्स सेक्शन में जो बजट वगैरह बनते थे स्टेट लेवल पे, उसमें हम लोगों का बड़ा की रोल होता था, क्योंकि टैक्सेशन से संबंधित जितने इश्यूज आते थे वो सब मांग आती थी गवर्नमेंट लेवल पे, वो कमेंट्स के लिए, होमवर्क के लिए हमारे डिपार्टमेंट पास आती थी, और मैं उसका टैक्स सेक्शन का इंचार्ज था, एडिशनल कमिश्नर भी था। तो हम लोग जो प्रपोजल आते थे राजस्थान भर के आते थे। जोधपुर वाले मान लो कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट से टैक्स फ्री कर दीजिए, राजसमंद वाले आ जाते थे, मेरे परिचित भी लोग हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, ये लोग भी डेलीगेशन लेके आते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलते थे, कमिश्नर से मिलते थे, हम लोगों से मिलते थे। हर बजट में उम्मीद करता है व्यापारी कि टैक्सेशन को कम से कम किया जाए, लेकिन आप ये भी जानते हैं सरकार को, सरकार चलाने के लिए पैसा भी चाहिए जी। तो मेरा सबसे पहले तो ये सोचे कि मांग ही मत कीजिए। जैसा आपने कहा एसडीटीवी का एक थीम बड़ा अच्छा है, समझ। तो जहां तक समाधान वाली बात है, मेरा यहाँ के मार्बल व्यवसायी से निवेदन है कि आप जब भी जो मांग करें अपने ट्रेड से संबंधित, भले वो रेवेन्यू कम करने का संबंधित हो चाहे प्रोसीजरल पार्ट हो, आप उसके संग संग समाधान जरूर दीजिए सरकार, ताकि उस ट्रेड पर सोचे। और मेरा निवेदन है कि भविष्य में यदि आप चीज समझें, हमारे अनुभव को लेना, तो मैं सदैव तैयार हूं कि हमारे पास आए, बैठे, हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी संग संग भेजें, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट इन ऑल सेंस हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, और सारे मार्बल व्यवसायी जो है उनसे हमारा एसडीटीवी का भी निवेदन है कि अगली बार जब भी बजट आता है या आप अपने किसी डिमांड को लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो उसके साथ आप समाधान का भी एक रोड मैप जरूर दीजिए, और उसमें आप श्री पद्मेश तेलंग का सहयोग जरूर लें। अब बात थोड़ा आज की युवा पीढ़ी के बारे में, जो आज की युवा पीढ़ी जो है और वो जो अपने कैरियर को लेकर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आज वैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट राजसमंद में भी संचालित हो गए हैं, लोग उदयपुर भी जाते हैं, कोटा भी जाते हैं, और जहां उनको उचित लगता है वहां मार्गदर्शन प्राप्त करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि इस पोस्ट से रिटायर्ड होकर आए हैं, डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होकर आए हैं, आप ओटीएस में भी रहे हैं जहां आप ट्रेनिंग करवाते थे ऑफिसर्स को, आपकी तरफ से उन बच्चों को क्या गुरु मंत्र है कि कैसे इस तैयारी की शुरुआत करें और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचे? देखिए, मेरा सिर्फ इतना सजेशन है, बच्चों को ही नहीं पेरेंट्स को भी है। बच्चा जब 11वीं क्लास में आता है और फैकल्टी लेता है, फैकल्टी कोई सी भी ले, कॉमर्स आर्ट्स जो भी लेना, लेकिन उसको अगर प्रशासनिक सेवा में आना है, 11वीं क्लास से उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके इकोनॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पे जो अच्छी टॉक्स हैं, इन सब का एक शौक डेवलप होना चाहिए। उससे क्या होता है, विजन बनता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अचानक ग्रेजुएशन कर लिया और कोई कहे कि अब मैं आईएएस बनूंगा, मैं आरएस बनूंगा। ये सब तैयारी इनबिल्ट होती है शुरू से।
तो 11वीं क्लास के बच्चे को अगर ये आदत आप डालें तो एटीट्यूड बनता है, वो एटीट्यूड। तो पहला तो मैं एटीट्यूड की बात करूंगा कि थोड़ा सा 11वीं क्लास से पेरेंट्स भी चौकन्ने हों। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को आप गाइड फोर्स मत कीजिए कि तेरे को प्रशासन में जाना है। बच्चे से आप पूछिए, और मैंने आपको शुरू में कहा 3 फॉर्मूले पूछिए कि बेटा तुमको पैसा, पावर और स्टेटस 3 चीज चाहिए। 3 चीज मैक्सिमम तुमको कहाँ मिल सकती है? सीए बनने मिल सकती है, अब तुम सीए वाला एटीट्यूड बना लो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर तुमको एडवोकेट की बनती है वो बना लो। प्रशासनिक में जाना, प्रशासनिक बना लो। टेक्नोक्रेट बनना है, टेक्नोक्रेट। ये फॉर्मूला बच्चे को खुद को तय करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि काउंसलिंग के नाम पे हम बच्चे को कहते हैं तेरा इंटरेस्ट क्या है? अरे भाई इंटरेस्ट तो ये है कि मैं खाऊं पीऊं सो जाऊं। हम इंटरेस्ट पे क्यों जोर देते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसको खुद को तो अपने आप को एनालाइज करने दीजिए। एक तो सलाह मैं ये देना चाहता हूं, दूसरे बच्चों को मैं सलाह देना चाहता हूं। हमने बहुत सारी चीजें अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, उनको सुनिए, खाली टाइम पे सुनिए। आपका भी कोई चैनल यूट्यूब पे ऐसा है जिसमें हमने सुना था कि आप आरएस के फ्री कोचिंग करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विनीत जी, अभी इसी समय जब 2 फरवरी को आरएस प्रीलिम का एग्जाम हुआ था, मैंने आरएस प्रीलिम के टोटल सिलेबस पे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने अपनी वॉइस में 38 ऑडियो सारे टॉपिक पे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जिस ढंग से मैं बोल रहा हूँ, और वो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। फ्री थे, कोई पैसा नहीं लिया मैंने। सुभाष स्कूल में मैंने 15 दिन का एक फिनिशिंग टच के नाम पे कोर्स भी चलाया था, जिसमें जो आए उसको सुनना चाहे। इस तरह का मटेरियल बाजार में बहुत है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही मटेरियल है। बच्चे उसको देखें, सुने। 38 ऑडियोज थे वो। बहुत अच्छा। और मैं कहना चाहूंगा राजसमंद के सारे स्टूडेंट्स से जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो श्री पद्मेश तेलंग के यूट्यूब चैनल पद्मेश तेलंग पे जाकर इन सारे जो इनका पाठ्यक्रम है उसका लाभ जरूर ले सकते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए आप एक बार जरूर सुने। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, या आपकी तरफ से पेरेंट्स को कहलाना चाहूंगा, कि आजकल देखा गया है कि बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। कोटा से कई सारी न्यूज आती है कि आज बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या इसके पीछे का कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पीछे का कारण सीधा सा इतना है कि पेरेंट्स का और घर का इतना प्रेशर है कि हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, हम उसको ट्रैक दे रहे हैं कि बेटा तेरे को आईआईटी करना है, तेरे को आईआईएम करना है। अगर ये प्रैक्टिस हम कम कर दें, जो मैंने अपने पेरेंट्स की बताई कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये बाधा नहीं की, अगर मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहा था जाओ, भले घर की परंपरा कुछ भी रही है। अभी भी पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को आप ये कहिए कि तुम अपना गोल, अपनी जिंदगी का, अपना एप्टीट्यूड, अपना एटीट्यूड खुद तय करो, तुम्हें कहाँ जाना है। तो उसको प्रेशर कम होगा, तो वो स्वतः उसको लगेगा अब जिम्मेदारी मेरी ही है। अभी तक क्या हो रहा है, वो समझता है कि जिम्मेदारी मेरी माँ बाप के प्रति है। उसको थोड़ा कम कीजिए। पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे को खुद को अपना थोड़ा सा सोचने दीजिए। हाँ, उसमें पूरी हेल्प कीजिए, उसको कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, कोचिंग चाहिए, दीजिए, लेकिन बच्चे पे प्रेशर तो कम कीजिए। बच्चे पे प्रेशर करना पेरेंट्स का काम है, इसके लिए कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। और जहां तक कोचिंग कॉलेज का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है, वो तो आप जानते हैं कमर्शियल है, वो तो प्रेशर रखेंगे ही। वो तो सप्ताह में अगर 2 टेस्ट लेती हो तो 4 टेस्ट लेंगी, लेकिन उसमें बच्चे को मार कौन रहा है? हम मार रहे हैं सब मिलकर। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा आपने ये कहा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ हमारा पॉडकास्ट जो है वो समाप्त होगा। आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं, या आप राजसमंद को लेकर क्या सोचते हैं? क्या राजसमंद के विद्यार्थियों को लेकर सोचते हैं? क्या यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ के धार्मिक माहौल को लेकर सोचते हैं? उसके बारे में आप कुछ बताएं। क्या आप अपकमिंग में क्या कर रहे हैं? मेरी जी 2-3 बातें होती है। कोई भी नागरिक कहीं का भी है, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले इस बात के लिए भी होती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचता है, क्या उसके सपने हैं। 1.5 साल पहले हमारी जो एक पुस्तक आई थी, हमारी पुस्तक कह रहा हूं मैं, मेरे सपनों का राजसमंद, अगर आप उसका लेआउट पढ़ें, कोई भी पढ़े, उसमें मैं 12 विजन दिए, 12 सपने दिए, 12 अभियान दिए, 6 अभियान दिए। तो पहला तो विजन वहां से बनता है कि हम यहाँ की जनता के लिए, नागरिक के लिए। और थोड़ी सी विचित्र बात ये, विचित्र कहिए चाहे अच्छी बात कहिए, कि उसमें वोट बैंक को बना के, बेस बना के भी हमने सोचा कि जो वोट बैंक है, किसके लिए कौन सी योजना हो सकती है।
तो एक तो मेरा विजन ये है कि कम से कम उसमें जो 10-12 अभियान हैं, अगर ये भी हम 2-4 साल में कर लें, ये तो हुआ नागरिक के तौर पे मेरा सपना कहिए। सेकंड सपना मेरा पर्सनल जो है वो ये है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, घर का जो माहौल रहा है शुरू से वो बड़ा धार्मिक रहा है। मैंने एक बात बड़ी महसूस की कि जैसे भागवत कथा वगैरह होती है, कोई कथा होती है, ये बड़ी प्रोफेशनल हो गई है, कमर्शियल हो गई है। मेरी बेटी लंदन रहती है, मैं वहां जब जाता हूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके जाता हूं। मैंने वहां 72 ऑडियोज, एक ऑडियो करीब 45 मिनट का है, 72 ऑडियो में पूरे भागवत कथा के 12 स्कंद के सारे ही चीजों का जो तत्व ज्ञान है प्लस कॉमन लैंग्वेज समझाती हुई उसकी ऑडियो लेक्चर पूरे भागवत कथा के तैयार की है। एक तरह से पूरी कथा है, 72 ऑडियोज हैं। वो नॉन कॉमर्शियल है, उसमें कोई पंडितों की तरफ पाठ पूजा नहीं है, कोई किसी टाइप का क्लेम नहीं है कि हमसे बढ़कर इसमें कोई जान। मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। तो युवा पीढ़ी जो धर्म के क्षेत्र से थोड़ा विमुख हो रही है, दूर हो रही है, उसको मालूम होना चाहिए कि खाली भागवत कथा में कहानी किससे ही नहीं है जी। ये मेरा एक पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार युवा पीढ़ी में हो तो थोड़ा सा सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य उनके बढ़ते हैं। तो आज आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आज आपने जिस तरह की बातें एसडीटीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं, उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ेगा, यहाँ के व्यापार पर पड़ेगा, यहाँ के स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, पेरेंट्स पर पड़ेगा। और आपकी आगामी जो योजना है, भागवत कथा जो आप जिस तरह से कह रहे हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक आरएस अधिकारी जब धार्मिक पटल पर आकर अपनी दृष्टि से भागवत को किस तरह से प्रेजेंट करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ श्री पद्मेश तैलंग, जिन्होंने राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों के लिए बहुत कुछ कहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स को गाइड किया है, यहाँ के पेरेंट्स को शिक्षा दी है। और आगामी समय में आपकी जो भागवत आ रही है वो देखने काबिल होगी, क्योंकि कैसे एक आरएस अधिकारी अपनी दृष्टि से धर्म के उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू को हम सबके सामने रखता है। तो ये सारी चीजें देखने काबिल होंगी। लेकिन आज इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ इस विशेष कार्यक्रम किरदार में लेकर एक नई शख्सियत। जय द्वारकाधीश।